Okay, so today we will discuss human leukocyte antigen. It is HLA, human leukocyte antigen. Simply, it is known as a HLA. ठीक है जी. HLA के बारे में याद रखें कि it is a protein present on the different cell surface. हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जो सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन को डिफरेंशिएट करता है. देखिए, कुछ एंटीजन ऐसी है कि वो बॉडी के अंदर अपनी है लेकिन वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती. कुछ एंटीजन बॉडी को बाहर से आती है और वो बॉडी को डैमेज करती है. अब कैसे पता चलेगा कि ये बाहर से आई हुई एंटीजन है या बॉडी की अपनी है? उसके दरमियान डिफरेंशिएशन करना किसका काम है? HLA. जहाँ पे लेके स्पेशल प्रोटीन present on cell surface which differentiates foreign antigen from self एंटीजन. क्लियर है जी? एक्चुअली जो HLA है ये प्रोटीन का ग्रुप है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल सरफेस पे पाई जाती है और इसका मेन काम ये है कि बॉडी के अपने और बाहर से आने वाले एंटीजन को डिफरेंशिएट करें. ठीक है. इसमें लेके इट मेनली प्रेजेंट ऑन WBC. ये किसके होते हैं? WBC. इट मेनली प्रेजेंट ऑन WBC, व्हाइट ब्लड सेल. इसलिए इसको हम ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं. ल्यूकोसाइट का मतलब WBC है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, HLA जीन लाइज ऑन क्रोमोसोम 6. ये किसके होते हैं? क्रोमोसोम 6. और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह भी याद रखें कि अगर बाहर से हम एक डोनर आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं वो आर्गन दूसरे बॉडी के लिए एक एंटीजन है. अब उसको रिजेक्ट कैसे नहीं करना या रिजेक्शन कैसे बचाना है, तो ग्राफ्ट से पहले हम HLA मैचिंग करते हैं. ठीक है. जहां पहले के HLA मैचिंग should be done before transplant to decrease the risk of organ rejection. इसका मतलब ये है कि हम HLA मैचिंग करते हैं. ये एक ब्लड टेस्ट होता है. जिस बंदे ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है उसके ब्लड में भी HLA चेक किया जाता है और जिसने रिसीव करना है उसका भी HLA चेक किया जाता है. जितना HLA आपस में मैच होंगे उतना ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे. ठीक है. एटलीस्ट इसमें लेके देयर आर टोटल 6 HLA जीन. कितने होते हैं? 6 HLA जीन. बट मिनिमम, प्लीज बात ना करें हम बीच में, बट मिनिमम फॉर सेफ ट्रांसप्लांट, ठीक है, फॉर सेफ ट्रांसप्लांट 3 HLA जीन्स आर रिक्वायर्ड. तो प्लीज ये नोट कर ले. क्लियर है? इंपोर्टेंट है. ओके. इसमें ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजिंग भी है, तो प्लीज इधर फोकस करें. ठीक है. इसे देख रहे हो? क्लियर है क्या? नहीं? ओके. बस ठीक है. इसका मतलब ये है कि शहर में कुछ का क्या हो. ठीक है. इसका ख्याल रखें. क्लियर है? इधर देखें, कहने का मतलब यह है जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है एक्चुअली इसमें तो आता नाम एंटीजन है बट ये प्रोटीन है. These are the proteins present on different WBC cell surface. और ये दो
काम करती है। नंबर वन, ये डिफरेंशिएट करती है कि एंटीजन बॉडी का है या बाहर से आया है। नंबर वन डिफरेंशिएशन। दूसरा इसका काम यह है कि अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो आया जो आर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है वो रिसिपिएंट के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो आर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं उसमें से एक वजह यह है कि डोनर और रिसिपिएंट की किस चीज की मैचिंग नहीं हुई है, HLA। तो HLA मैचिंग इज द की बिफोर डोनर या बिफोर द डोनेटिंग द आर्गन। नॉर्मली हाउ मेनी टोटल जीन्स आर देयर, 6। लेकिन अगर रिसिपिएंट और डोनर का HLA मैचिंग एटलीस्ट 6 में से 3 भी आ जाए तो दैट पेशेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द ट्रांसप्लांटिंग द आर्गन। अगर किसी का 6/6 आ जाए, 5/6 आ जाए, जितना 3 से ज्यादा होंगे उतना रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ डिजीजेज है जो HLA के साथ एसोसिएटेड है। अगर HLA के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो उसके साथ डिजीज के चांसेस हो सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। ओके, हम अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसके किडनी काम नहीं कर रहे हैं तो उसका एक हल ये है कि हम डायलिसिस करें या उसका आर्गन ट्रांसप्लांट करें। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो जिस बंदे ने किडनी देनी है वो डोनर है और जिसने लेनी है वो रिसिपिएंट है। तो दोनों के दरमियान सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं कि दोनों का आपस में ब्लड ग्रुपिंग सेम होना चाहिए। नंबर 2, उसमें से एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम HLA मैचिंग है। ये ब्लड के जरिए किया जाता है। HLA बॉडी के अंदर क्रोमोसोम किस नंबर पे होते हैं, 6 पे। और HLA प्रोटीन जो है वो कितने जीन से मिलकर बना होता है, 6। तो जो रिसिपिएंट है उसके ब्लड में भी ये 6 जीन टिक किए जाते हैं और जिसमें आर्गन देनी है उसके ब्लड में भी टिक किए जाते हैं। अगर इन 6 में से दोनों के दरमियान कितने मैच कर जाए, 3, नाउ दैट इज अ गुड ट्रांसप्लांट, फिर वो ट्रांसप्लांट के काबिल है। अगर 2 मैच करे या 1 मैच करे 6 में से तो फिर उस आर्गन के बाद रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जितना HLA मैचिंग ज्यादा होगा उतना रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे। लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, 3 चाहिए। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसमें लेके HLA एंड देयर डिजीजेस। अब HLA की कुछ म्यूटेशन है और इसके साथ एसोसिएटेड डिजीज है वो याद रखना है। यहाँ पे लेके HLA एंड देयर डिजीजेस, इसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीज है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज बात नहीं यार। यहाँ पे लेके HLA सब टाइप और यहाँ पे कॉलम ड्रा करें और नेक्स्ट साइड पे लिखे डिजीज। इसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन सी डिजीज हैं। नंबर 1, अगर एग्जाम में आ जाए कि HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन A3, अगर क्या चीज आ जाए, A3, ये आप लोगों ने बाय हार्ट याद रखना है। क्लियर है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन A3 जिन लोगों में पॉजिटिव आ जाए उन लोगों में आयरन लोड के चांस ज्यादा होते हैं। आयरन, अगर आयरन की लोड बॉडी में बढ़ जाए तो एक्सेस जाकर मुख्तलिफ आर्गन पर डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। आयरन की लेवल जब भी बॉडी में बढ़ जाती है 3 एरियाज ऐसी होती है जिसको वो टारगेट करती है। नंबर 1 इज लीवर। कहाँ पे जाती है, लीवर, एंड इट कैन बैडली डैमेज द लीवर व्हिच कैन कॉज सिरोसिस। क्या करा सकती है, सिरोसिस। एक्सेस आयरन कैन डिपोजिट ऑन द स्किन व्हिच कैन कॉज ब्लैक पिगमेंटेशन। ये क्या कराती है, ब्लैक पिगमेंटेशन। और एक्सेस आयरन ये पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल पे आकर डिपोजिट होता है जहाँ से किस चीज की रिलीज कम हो जाती है, इंसुलिन। और अगर इंसुलिन ना आए तो ग्लूकोज लेवल क्या रहेगा, हाई। तो आयरन डिपोजिशन कैन कॉज डायबिटीज। क्या करा सकता है, डायबिटीज। तो 3 बातें ऐसा आयरन ओवरलोड कंडीशन में, नंबर 1 इज लीवर डिजीज, नंबर 2 डायबिटीज एंड स्किन पिगमेंटेशन। ये उन लोगों में होता है कि उन जिनमें HLA कौन सा म्यूटेशन हो, A3। और ऐसा कंडीशन जिसमें आयरन की लोड बॉडी में बढ़ जाए इसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस, क्लियर है? तो हीमोक्रोमेटोसिस या हीमोक्रोमेटोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज एक्सेस आयरन इन द बॉडी। नेक्स्ट आते हैं HLA B27। अब देखें FCPS तक ही ये क्वेश्चन बार बार आता है। एन एग्जामिनर लव टू आस्क HLA B27 म्यूटेशन। यार देखें जो HLA है ये प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। और आप लोगों को पता है कि प्रोटीन आर मेनली एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम। अगर HLA म्यूटेशन हो जाए तो फिर एंजाइमेटिक म्यूटेशन होगी कि नहीं। और एंजाइमेटिक म्यूटेशन के अंदर सेल लाइसिस के चांसेस ऑफ ज्यादा। और इस HLA म्यूटेशन के खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती है तो ऑटो इम्यून डिजीज जन्म लेती है। तो HLA म्यूटेशन के अंदर द रिजल्टेंट डिजीजेस आर ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो मेनली दीज आर ऑटो इम्यून कंडीशन। जिस बंदे में
HLA-B27 की म्यूटेशन आ जाए और उसमें इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे जॉइंट्स के खिलाफ, किसके खिलाफ? जॉइंट्स के खिलाफ, उस कंडीशन को हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड रिएक्टिव आर्थराइटिस। यार ये एक एक वर्ड लिखे और इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द कमिंग टाइम बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। Reactive arthritis is an autoimmune disease in which antibodies are attacked against the joint when the patient is previously HLA-B27 positive। क्लियर है? और reactive arthritis को पहले याद रखे, मतलब पहले इसको रेटर सिंड्रोम भी कहा जाता था। कौन सी चीज? रेटर सिंड्रोम। क्लियर है? रिएक्टिव आर्थराइटिस में अगर किसी ने ट्राइएड याद रखना है, गुड स्टूडेंट शुड नो, 3 चीजें होती है। कितनी? 3। नंबर 1, रिएक्टिव आर्थराइटिस पेशेंट डेवलप inflammation of the joint that can cause arthritis। ये क्या होता है? arthritis। reactive arthritis patient के अंदर urethritis होता है, inflammation of urethra, उस वजह से burning urination होती है। क्या होती है? burning urination। और next इसमें conjunctivitis होता है which is inflammation of the eyes, conjunctiva, so redness of the eyes। तो देखिए नंबर 1 can't see। can't see का मतलब ये है कि there is inflammation of conjunctiva layer that is called कंजक्टिवाइटिस। अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाए आईज के अंदर तो फिर पेशेंट चीजों को सही तरीके से देख पाएगा नहीं। तो कांट सी कंजक्टिवाइटिस, कांट पी बिकॉज ऑफ यूरिथराइटिस एंड कांट क्लाइंब अ ट्री बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। इस तरह याद रखें, ठीक है ना? तो कांट सी, कांट पी एंड कांट क्लाइंब अ ट्री, ये जब भी आ जाए थिंक अबाउट रिएक्टिव आर्थराइटिस। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। और रिएक्टिव आर्थराइटिस उन लोगों में होता है जिनको HLA-B27 पॉजिटिव होता है। अगर HLA-B27 पॉजिटिव के अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाए और वो जाकर एब्नॉर्मली इंटेस्टाइन को डैमेज करे, किसको? इंटेस्टाइन। तो उन लोगों में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसके अंदर क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। याद है कि नहीं? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज अ ऑटो इम्यून डिजीज वेयर एब्नॉर्मल इम्यून सिस्टम अटैक अगेंस्ट इंटेस्टाइन। किसके खिलाफ अटैक कर दे? इंटेस्टाइन। कभी कभार HLA-B27 पॉजिटिव लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम रिएक्ट करना शुरू करती है अगेंस्ट वर्टेब्रास। किसके खिलाफ? वर्टेब्रास। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं अनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। इसको क्या कहते हैं? अनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। स्पॉन्डाई मीन स्पाइन, मीन वर्टेब्रा, और इसके अंदर सैक्रम और इलियक बोन जो है, सैक्रो इलियक जॉइंट की इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए अगर आपको कोई बंदा कहे कि नीचे बेंड हो जाए तो हम बेंड हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन इन लोगों में सैक्रो इलियक जॉइंट स्टिफ हो जाती है तो फिर ये लोग बेंड नहीं होते। दीज पीपल रिमेन एरेक्ट इन द नॉर्मल पोजीशन। इस तरह बेम्बू स्पाइन होता है। क्या होता है? बेम्बू स्पाइन। मतलब बांस की वो देखिए ना, बेम्बू स्पाइन बिल्कुल एरेक्ट होता है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। अगर वो हम जोर से इस तरह फॉर एग्जाम्पल कर्व करेंगे तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट के अंदर क्या होता है? सैक्रोइलियाइटिस होता है। क्या होता है? सैक्रो, इन्फ्लेमेशन ऑफ सैक्रम इन इलियक बोन एट द लोअर बैक ऑफ द बॉडी। तो स्काइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब चॉइस भी एग्जाम में आती है। आंसर इज MRI ऑफ द बैक। हम क्या करते हैं? MRI ऑफ द बैक करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, कभी कभार HLA-B27 होता है और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम रिएक्ट करके स्किन को डैमेज करता है। किस चीज को? स्किन। और स्किन के अंदर केराटिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से सोरायसिस होता है। क्या होता है? सोरायसिस। और वो जाकर ज्वाइंट को इन्वॉल्व करता है, उसको सोरायटिक आर्थराइटिस कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, इट इज कॉल्ड सोरायटिक आर्थराइटिस। ठीक है? इसमें हम एक एंटीबॉडी भी देते थे विच इज एडालीमोमाब। कौन सा? एडालीमोमाब। याद है क्या ना? अब यहाँ पे याद रखना है HLA-B27 म्यूटेशन के साथ कितनी कंडीशन की चांसेस हो सकती है? 4 कंडीशन। अब ये डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ रिएक्ट करता है। तो आप लोग ये 4 कंडीशन पेयर के नाम से याद रखें। पेयर, ठीक है? इसमें P स्टैंड फॉर सोरायटिक, हाँ जी, आर्थराइटिस, A स्टैंड फॉर अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, I स्टैंड फॉर IBD एंड R फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये 4 चीजें पेयर में याद रखें। These all are associated with B27। याद रहेगी क्या नहीं? Another condition which is called HLA-DR4। क्या चीज होता है? HLA-DR4। याद रखें, जिन लोगों में HLA-DR4 होता है तो प्लीज MCQs में आता है कि इन लोगों में जो ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट होती है वो हाथ के जॉइंट को स्टिफ कर देते हैं। किस चीज को?
अगर हाथ के जॉइंट स्टिफ हो और अर्ली इन द मॉर्निंग हो, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पे लिखे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब देखें एक्चुअली हमारे पास रूमेटॉइड के अंदर, जब देखें रूमेटॉइड के अंदर, रूम मीन रूम, इसके अंदर क्या आता है? रूम, और रूम के कितने वाल्स होते हैं? 4, तो DR4 होता है। क्लियर है कि नहीं? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज HLA-DR4 पॉजिटिविटी। तो नेक्स्ट देखिए another very important that is called HLA DQ2 and DQ8। ये भी होता है कि नहीं? DQ2 and DQ8, ये HLA DQ2 और DQ8 जीन म्यूटेशन जिसमें होता है, उन लोगों में बीट कंटेनिंग डाइट, जिसको ग्लूटन कहते हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं होती। तो एनी फूड विच कंटेन बीट अगर वो हम खाएं और उसकी अब्जॉर्प्शन ना हो और उसके बाद डायरिया हो जाए, इसको सीलियक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलियक डिजीज। इसका मतलब यह है कि सीलियक डिजीज इज अ ऑटो इम्यून डिजीज इन विच एंटीबॉडी अटैक अगेंस्ट इंटेस्टाइनल विलाई because the patient is previously diagnosed for HLA DQ2 and DQ8। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये सीलियक डिजीज के अंदर व्हीट में ग्लूटन होता है और वो ग्लूटन फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए इसका दूसरा नाम है ग्लूटन, इसका दूसरा नाम है ग्लूटन सेंसिटिव एंटीरोपैथी। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लूटन सेंसिटिव एंटीरोपैथी। के सीलियक डिजीज के अंदर जो ग्लूटन है उसके लिए जनाब जो हमारी इंटेस्टाइन है वो सेंसिटिव होती है। क्लियर है? अब आते हैं HLA, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कंबाइंडली हमने लिखना है DR3, इसके बाद क्या होता है? HLA DR3। याद रखें जिन लोगों में HLA DR3 की म्यूटेशन होती है उन लोगों में 3 बीमारियों के चांसेस होते हैं। कितने? 3, जिनमें से एक है DM1 डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। देखिए टाइप 1 इज always associated with autoimmune disease, लेकिन टाइप 2 autoimmune के साथ इन्वॉल्व नहीं होती। तो which HLA if unmatched या genetically mutate increase the risk of DM1, that is DR3। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज SLE। क्या सकता है? SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी था? टाइप 3। इसमें 3 वर्ड्स है, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, और इसमें मेलर या बटरफ्लाई रेश बनते हैं फेस के ऊपर, और ये मल्टी सिस्टेमिक आर्गन फेलियर डिजीज है। इसमें 11 सिस्टम या 11 आर्गन डैमेज हो जाते हैं। और आखिर में लेके ग्रेव्स डिजीज, इसमें क्या आता है? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? इट इज टाइप व्हाट? ग्रेव्स डिजीज टाइप 2। ये क्या होता था? टाइप 2। ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें T3 T4 की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ऐसा कंडीशन जिसमें T3 T4 की प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए, दैट इज नोन एज व्हाट? हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज कौन सा है? ग्रेव्स डिजीज है। क्लियर है? तो ग्रेव्स डिजीज के अंदर मैंने वो पिक्चर भी शेयर किया था, यहाँ पे स्वेलिंग होती है और उसमें हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पूरे थायराइड ग्लैंड की साइज क्या हो जाती है? एनलार्ज, जिसको गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। आखिर में लिखें HLA DR2। एक क्या होता है? DR2, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। क्या चीज होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे देखें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके सेकंड में देखें कि स्क्लेरोसिस एस इसमें आता है, SS 3 S आते हैं, ज्यादा S इसमें आता है, S पर सेकंड, सेकंड मीन 2, ये DR2 होता है। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट HLA DR5। एक क्या होता है? DR5। DR5 के अंदर एक MCQ देखे, परनेशियस अनीमिया। इसके अंदर क्या होता है? परनेशियस अनीमिया। और आई थिंक यू पीपल शुड नो this is due to autoimmune environment in which antibody attack against parietal cells। किस सेल के खिलाफ? parietal cell। अगर स्टमक में parietal cell डैमेज हो जाए, वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं कर पाएगी, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन खराब हो जाती है। और परनीशियस अनीमिया उन लोगों में ज्यादा होती है जिनको पहले से किस चीज की म्यूटेशन हो? HLA DR5 की म्यूटेशन। अब ये लिस्ट जो है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अब इन सब में से अगर आप लोगों ने याद रखना है फॉर द एग्जाम, for me HLA B27 list is very very important। इस तरह क्वेश्चन में आता है, patient came to you, a middle aged female came to you with a history of swollen joints and the patient said that she cannot walk even 5 minutes and also she complained burning urination and on examination her eye exam show that the eyes bilaterally very very red, so conjunctivitis, arthritis and urethritis, and the patient diagnosed for Ritter syndrome
and she has a positive family history, which of the following HLA matching या mismatching is suspected? आंसर is HLA B27। क्लियर है? ये क्वेश्चन इस तरह से है, ये एक पेशेंट है, उसको इंटेस्टाइन का मसला है, उसमें फेस्टुलास बनी है, उसमें कार्बलस्टोन अपीयरेंस है एंडोस्कोपी के अंदर, एंड द पेशेंट डायग्नोस्ड फॉर क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज इज वन ऑफ द वैरायटी ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसमें भी HLA B27। बात समझ गए कि नहीं? किसी को स्किन का लीजन है, सिल्वरी फ्लैक्स बने हैं और उसको अर्थराइटिस है और जिसको HLA B27 का मसला है तो सोराइटिक अर्थराइटिस होगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक तो HLA B27, HLA DR4 रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत एग्जाम में बहुत बार आया है, तो प्लीज इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें यहाँ पे HLA DR5 which is called pernicious anemia. If you people want to take one MCQ sure from here in exam, HLA B27, HLA DR4 and HLA DR5, प्लीज ये एटलीस्ट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे which is called MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो व्हाट इज मेंट बाय MHC? हाँ जी, एनीवन कैन टेल मी समथिंग अबाउट MHC? ये है क्या चीज और इसका फायदा बॉडी में क्या है? मेजर हिस्टो, हाँ जी, कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC। शाबाश, एनीवन इन द क्लास, एटलीस्ट थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले बताए शाबाश, व्हाट इज MHC? हाँ जी, किधर चले गए सारे? हाँ जी, हाँ, MHC नाम सुना है पहले? जिसने फर्स्ट टाइम नाम सुना है? हाँ जी, व्हाट इज MHC क्लास? MHC क्लास 1 क्लास 2 ये तो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट वी शुड नो कि व्हाट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए इस वर्ड के अंदर हमें पता चलता है मेजर मीन कि इट हैज अ मेन इंपॉर्टेंस इन द बॉडी, जिसकी बॉडी में इंपॉर्टेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेजर चीज है, कॉम्प्लेक्स मीन प्रोटीन से बना है, हिस्टो मीन टिश्यू पे होता है, और कंपैटिबिलिटी का मतलब ये डिसाइड करता है कि जिस बॉडी से आप कुछ चीज ले रहे हैं कि आपके टिश्यू के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, आया आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अब इधर देखिए, आसान वर्ड क्या है? प्रोटीन का एक ग्रुप जो सेल में मौजूद होता है और वो ये डिसाइड करता है कि जो ग्राफ्ट आपने ली है वो आपके बॉडी के लिए टिश्यू पे एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, उसका नाम क्या है? MHC। ये काम किसका भी था? HLA। ये किसका भी है? HLA मैचिंग करते कि नहीं? तो HLA अगर फिट है तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और MHC भी चाहता है कि अगर मैं ठीक हूँ तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो HLA और MHC में क्या फर्क है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। HLA का एक टाइप MHC है, इसका मतलब यह है कि MHC इज द अनदर नेम ऑफ HLA। अब इधर देखें, अगर आप एनिमल में बात करें, किस चीज में? एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, मेनी पीपल डोंट नो, बिलीव मी, कि HLA MHC में क्या फर्क है। अब देखें, एनिमल में हम जो चेक करते हैं उसका नाम HLA है। क्या है? HLA। उसमें MHC का कंसेप्ट नहीं है, उन्हें इंपॉर्टेंट है HLA। हमारे बॉडी में HLA भी है और HLA की स्पेशल वैरायटी है जिसका नाम MHC। तो ह्यूमन वेरिएंट ऑफ HLA इज कॉल्ड MHC। इसका मतलब कि ह्यूमन के अंदर HLA की एक खास किस्म को हम क्या कहते हैं? MHC कहते हैं। अब बात समझ गए क्या नहीं? अब इसके दो पॉइंट्स देखें। इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ, बताएं, HLA, इट इज अ टाइप ऑफ HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये एक ही चीज है, क्लियर है? नंबर 2, इसके फंक्शन लेके फंक्शन, ये MHC क्या करता है? नंबर 1, इट हेल्प इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये क्या काम करता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन आ जाए, हाँ जी, उस एंटीजन को किस तक पहुंचाना? टी सेल तक, ताकि उसको काम करे, खत्म करे। वो भी कौन करता है? MHC करता है। तो अच्छी चीज है कि नहीं? MHC हेल्प इन इम्यूनिटी। ये किस में काम करती है? इम्यूनिटी, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम करता है। और नंबर 2,
transplant to be accepted or not। इसका मतलब यही डिसाइड करता है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुई है वो बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अब वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं किस बेस पे डिपेंड करता है, HLA पे, और ये HLA का एक किस्म है। क्लियर है। अब बॉडी के अंदर MHC दो तरह के हैं, MHC क्लास 1 एंड क्लास 2। अब लेके इसके टाइप देखें, MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इधर देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है वो पहले लेके इधर देखिए, यहाँ पे लेके वेरिएबल, एक टेबल बनाए, एक साइड पे लेके वेरिएबल, और नेक्स्ट यहाँ पे लेके MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2। आप लोग के रास्ते में जितने भी MCQs इंशाल्लाह लाएंगे वो इस टेबल के 2-3 पॉइंट है, बस वही MCQs है जो बार बार पूछी जाती है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले हमारा टारगेट ये है कि जो MHC क्लास 1 है ये है कहाँ पे, तो लेके लोकेशन, इसकी एक्सप्रेशन कहाँ पे होती है, ये लोकेशन कहाँ पे होती है। याद रख एग्जाम में बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, कौन से न्यूक्लिएटेड, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल कंटेन MHC क्लास 1। यहाँ पे लेके प्रेजेंट इन ऑल, हाँ जी, प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ये याद रखना है। एक्सेप्ट की बात करेंगे तो ऐसा सेल जो मैच्योर होकर न्यूक्लियस लॉस करता है उसका नाम RBC है। उसका नाम क्या है, RBC। कहने का मतलब यह है कि जो MHC क्लास 1 है ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल पे तो होता है, लेकिन सिर्फ किस पे नहीं होता, RBC, क्योंकि इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें लेके जो MHC क्लास 2 है, प्रेजेंट इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये किस पे होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे होता है। मैं समझा रहा हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको हम APC कहते हैं, क्या कहते हैं, APC, वो क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में याद रखे फर्स्ट एग्जांपल इज डेंड्राइटिक सेल। कौन सा सेल है, डेंड्राइटिक सेल ऑफ द स्किन। एग्जाम में आता है कि डेंड्राइटिक सेल के ऊपर कौन सा MHC होता है, आंसर विल बी क्लास 2। नंबर 2, डेंड्राइटिक सेल के बाद देखिए बी लिम्फोसाइट, कौन से, बी लिम्फोसाइट, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करता है। और आखिर में लेके मैक्रोफेजेस, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर सकता है। तो याद रखे प्यूरी इम्यूनोलॉजी के अंदर अब द क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कितने हैं, 3 हैं। कितने, 3। कौन कौन से, डेंड्राइटिक सेल, बी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। अब देखें, मैं बॉडी में हूँ, मैं बॉडी में घूमता रहता हूँ इस तरह ब्लड के अंदर। अब बाहर से पुश करता हूँ, कुछ भी आ जाए, मैं आगे बोस को जनाब प्रेजेंट करूँ, ये टी लिम्फोसाइट, ये क्या है, टी लिम्फोसाइट। अब अगर बाहर से कोई एंटीजन आ जाए, अब मैं भी एक सेल हूँ, अब मैं एक सेल हूँ, लेकिन मेरा काम एंटीजन को पकड़ना और टी सेल को देना है। तो मैं एक्ट करने वालों की प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो मेरा नाम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगा। ऐसा सेल बॉडी के अंदर जो एंटीजन को पकड़े और आगे टी सेल को प्रेजेंट करे उसका नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और वो कितने होते हैं, 3। और इन तीनों के ऊपर अगर रिसेप्टर पाया जाता है उसका नाम MHC क्लास 2 है। ये MHC क्लास 2 रिसेप्टर का नाम है। ये क्या है, ये प्रोटीन से बना हुआ एक रिसेप्टर होता है। अब यहाँ पे MCQ याद रखें कि जो इसकी बाइंडिंग लेके बाइंडिंग, ये अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्लीज इसको ना भूलें, बाइंडिंग ये MCQ है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि MHC क्लास 1 जिस सेल पे होता है उसका काम एंटीजन को कहाँ पे लेके जाना है, यार ये बात है, थोड़ा सा मैं फिर इसलिए बता रहा हूँ कि लॉजिकल चीजें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है कि अगर बॉडी में कोई एंटीजन आ जाए और वो ऐसे सेल को मिले जिसमें क्या चीज हो, MHC क्लास 1, तो वो तो न्यूक्लिएटेड सेल है ना। तो न्यूक्लिएटेड सेल को अगर एंटीजन मिले और उसमें क्या चीज हो, MHC, तो MHC क्लास 1 उस एंटीजन के साथ क्या करेगा, ये आगे देगा टी सेल को। किस सेल को, टी। लेकिन टी सेल दो तरह के, हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। कौन सा, साइटोटॉक्सिक, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को देता है। किसको देता है, साइटोटॉक्सिक, जिसको CD8 सेल भी कहते हैं। क्या, CD8। यहाँ पे लेके, हाँ जी, बाइंडिंग किस सेल के साथ करेगी एंटीजन की, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये बिल्कुल ना भूलना। और इसका दूसरा नाम CD8 पॉजिटिव सेल है कि नहीं, इसका दूसरा नाम CD8 पॉजिटिव सेल है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि अगर बाहर से एंटीजन आ जाए और वो ऐसे सेल पे अटैक करे जिसमें से पहले से क्या हो, MHC क्लास 2 हो, तो वो फिर उस एंटीजन को आगे देगा हेल्पर टी सेल को। किस चीज को, हेल्पर टी सेल। यहाँ पे लेके हेल्पर टी सेल। अब हेल्पर टी सेल में
CD4 सेल आता है। क्या आता है? CD4। अब इधर देखे ना यार, इस MHC का एक काम है एंटीजन प्रेजेंटेशन टू द टी सेल। अब टी सेल साइटोटॉक्सिक भी हो सकता है और हेल्पर भी हो सकता है। बात समझ गए? अगर ऐसे सेल को एंटीजन मिले तो वो किस पे काम करे? MHC1 पे। ये आगे एंटीजन को कहाँ पे लेके आएगा? साइटोटॉक्सिक CD8। और अगर इसको मिले ये हेल्पर टी सेल को देगा। आसान है कि नहीं? अब हेल्पर टी सेल जो है इधर देखे, ये फिर दो तरह के होते हैं, TH1 हेल्पर टी सेल 1 एंड TH2 हेल्पर टी सेल 2। ये जो हेल्पर टी सेल 2 है ये इसका एक एमसीक्यूज आता है। TH2 एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट। ये किसको एक्टिवेट करता है? बी लिम्फोसाइट। और जब TH2 स्टैंड फॉर T हेल्पर सेल टाइप 2 एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट एंड कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बात समझ गए क्या नहीं? हमने ये कहा था पहले कि बी लिम्फोसाइट मैच्योर होकर प्लाज्मा सेल बनते हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में किसका काम होता है? TH2। और जब प्लाज्मा सेल बने तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। डन? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नजर वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके जनाब मेन जो एमसीक्यूज है इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन लिखे, फंक्शन, इसका फंक्शन ये है, इसमें लिखे प्रेजेंट एंडोजीनियसली। इसमें क्या लिखना है? प्रेजेंट एंडोजीनियसली। इसका मतलब ये है कि ये उस एंटीजन के खिलाफ काम करता है जो सेल को कहां से डैमेज करता है? अंदर से, एंडोजीनियसली। और MHC क्लास 2 सॉरी ये तब काम करता है जब एंटीजन सेल को कहां से डैमेज करे? दैट इज एक्सोजीनियसली डैमेज। क्लियर है? अब एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस की बात क्या है? अब इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है? देखें, अगर हमारे बॉडी में सेल है, उस पर एंटीजन अटैक करने आया है और वो चाहता है कि मैं सेल को बाहर से मेम्ब्रेन से डैमेज करूं, तो उस एंटीजन की इंफॉर्मेशन जो पिक करती है वो MHC क्लास 2 होता है, और वो फिर उस एंटीजन की इंफॉर्मेशन आगे हायर अथॉरिटी को देती है, विच इज हेल्पर टी सेल। अगर एंटीजन सेल को अंदर से डैमेज करना चाहती है तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन कौन पिक करता है? MHC क्लास 1, और वो जाकर साइटोटॉक्सिक टी सेल को बताता है। ठीक है? और उस एंटीजन को हम क्या करते हैं? खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखें, इसमें लिखे सब यूनिट, इसके लिखे सब यूनिट। MHC रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, इसमें एक अल्फा सब यूनिट होता है, अल्फा सब यूनिट, और एक बीटा सब यूनिट होता है। क्या होता है? अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। लेकिन फॉर द MCQ's पर्पस, इफ समवन वांट टू रिमेंबर, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एग्जाम में आ जाए कि MHC क्लास 1 के जो कौन से सब यूनिट है, इसमें कितने डोमेन होते हैं? 3 डोमेन। कितने डोमेन? 3 डोमेन। अब ये बुक में नहीं लिखा है, ठीक है? 3 डोमेन जिसके अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम बीटा सब यूनिट की बात करें तो उसके अंदर 1 डोमेन होता है। कितना डोमेन? 1 डोमेन होता है। इसका मतलब ये है कि 3 डोमेन इज अल्फा बट 1 डोमेन इज बीटा। अब आते हैं जनाब MHC क्लास 2, वो भी अल्फा और किससे बना है? बीटा से बना है। अब अगर हम अल्फा सब यूनिट की बात करें किस चीज के लिए? शाबाश, हाँ जी, MHC क्लास 2 के लिए, तो वो कितने डोमेन से? 2 डोमेन से बना होगा। कितने से? 2 डोमेन। और जो बीटा सब यूनिट है वो भी कितने डोमेन से? वो भी 2 से बना होता है। ये इक्वल होता है कि नहीं? ये इक्वल, लेकिन ये अनइक्वल डोमेन होते हैं। क्लियर है? हाँ जी, ओके। इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इम्यूनोलॉजी बुक किसी के पास है? फर्स्ट एड है। इसमें नीचे रिसेप्टर के उन लोगों ने पिक्चर दिए हैं, है? इससे एक पिक्चर निकाल के ग्रुप में दौड़ा देना और ग्रुप में आ जाए। शाबाश। इसका मतलब क्या? चलो मैं इधर से ले लेता हूँ, एक मिनट। ग्रुप खोले ताकि डोमेन की समझ आ जाए कि डोमेन से मुराद यहाँ पे क्या है। हाउ वी कैन रिमेंबर कि इसका रिसेप्टर डोमेन क्या है और दूसरे का क्या है। तो देखिए मैं यहाँ से अगर इसके एक, हाँ जी, अब देखिए ग्रुप में हाँ जी मिल गया है। हाँ जी, पिक्चर सबको मिल गया है। फर्स्ट पिक्चर को देखे और थोड़ा सा इसको जूम करें। देखे पहले से अगर आप देखें, पहले पिक्चर में इधर देखे, अगर आप लोगों ने और से देखा, इधर देखे इस तरह एक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है कि नहीं? और इसके साथ इस तरह एक स्ट्रक्चर भी है, इस तरह। ये पहला पिक्चर है, ऐसा है कि नहीं? अब इधर देखे, इसके सामने लिखा होगा अल्फा और दूसरे के सामने बीटा है, ऐसा है कि नहीं?
अब देखे इन लोगों ने सेल मेम्ब्रेन ड्रा किया है कि नहीं? यार आप लोग किधर देख रहे सारे, पिक्चर को देख रहे कि नहीं? हाँ, नहीं आए? कितने लोग हैं जो पिक्चर को देख रहे इस वक्त? सही है। अब गुम ना हो जाना, ठीक है ना, ताकि समझ आ जाए कि डोमेन का मतलब क्या है। इधर देखे, इस जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट, इसमें देखे ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, बीटा सिंपल है। अब जो अल्फा सब यूनिट है इसमें ये एक कर्व है कि नहीं, ये वाला, ये कर्व, इस कर्व को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। तो गिन लेना अल्फा डोमेन कितने हैं? 3 है। इधर देखे, एक यहाँ से यहाँ तक है, फिर एक यहाँ से यहाँ तक है, और फिर ये तीसरा है। ऐसा है क्या नहीं? दिस इज कॉल्ड 3 डोमेन। लेकिन बीटा में कितने हैं? 1 डोमेन है। इसका मतलब ये है कि बीटा एक डोमेन से बना है, अल्फा 3 डोमेन से बना है। अब नेक्स्ट आते हैं, अनदर इज, ये जो 3 है इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन। इसका नाम क्या है? ये सेल से बाहर है। फिर अल्फा का वो पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन में जा रहा है नीचे, उसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ द अल्फा। इसको क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन। और कुछ पार्ट इसका अंदर है कि नहीं, इसको कहते हैं टेल ऑफ द अल्फा सब यूनिट। इसको क्या कहते हैं? टेल। तो अल्फा सब यूनिट के 3 डोमेन सेल से बाहर है, कुछ पार्ट इसका मेम्ब्रेन में और कुछ सेल के अंदर है। क्लियर है कि नहीं? बीटा के कितने पार्ट है बाहर? एक, तो एक सब यूनिट है। अब ये जो है ये क्या है? एमएचसी क्लास 1 है। क्या है? एमएच क्लास। इसके सामने देखें जो दूसरा है, इसमें पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है। इस तरह एक ओपन माउथ है कि नहीं? और इसके बाद जो कर्व है, कर्व वो अल्फा में कितने हैं? 2, और बीटा में ये 2 डोमेन से बने होते हैं। इसका मतलब ये है। हम लोग कहोगे इसका फायदा क्या है? ये इसका फायदा पाकिस्तान में नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इसका फायदा यूएसएमली और फ्लैग में है। वो पिक्चर देखकर बताते कि आइडेंटिफाई द रिसेप्टर, ये अल्फा है, एमएचसी 1 है कि 2 है। तो अगर 3 डोमेन अल्फा के बाहर 1 बीटा के साथ आ जाए पिक्चर में, थिंक अबाउट एमएचसी क्लास 1। लेकिन अगर 2 आ जाए दैट इज एमएचसी क्लास 2। क्लियर है कि नहीं? तो देखें असल में इधर के जो सारे, इधर देखें हमारे पास कितने डोमेन है सारे? हाँ जी, 4 टोटल। कितने हैं? 4। और कितने क्यू से मिलकर बने हैं? 2। तो 4 2 पे डिवाइड करें तो कौन सा एमएचसी आएगा? तो वो हमेशा क्लास 2 की तरफ आएगा। किधर आएगा? क्लास 2 की तरफ आएगा। बात समझ गए कि नहीं? अब इधर देखे, इसके नीचे आप लोग जो एमएचसी क्लास 1 है, ये कौन से, इसके नीचे आप लोग इस तरह आसानी से एक 8 लिखे, 8, ये मैं समझा दो कैसे। 8 लिखे और यहाँ पे 4 लिखे, इस तरह। क्लियर है कि नहीं? अब देखे आसान तरीका मैंने कैसे सीखा है एमबीबीएस में, इसका एक तरीका है। अब इसको अगर हम ले ले, ये 4 है कि नहीं? 4, ठीक है। अब इधर देखे, अगर इस 4 की ये वाली पार्ट हम खत्म करें और इसके साथ मिलाए तो ये क्या बन जाएगा? 2। तो CD4 था और इससे क्या बना? 2। तो CD4 पे क्लास 2 एमएचसी होता है। बात समझ गए कि नहीं? CD4 पे क्लास 2 एमएचसी होता है। नहीं समझे? हाँ हाँ, आप जो भी करें। क्लियर है कि नहीं? इधर देखें, यहाँ पे दिस इज क्लास 4, ये क्या है? क्लास 4। इसको अगर हम यहाँ से तोड़े और इसके साथ जोड़े, ये क्लास क्या बन जाएगा? ये एमएचसी क्लास 2 है जो किस पे था? CD4 पे था। बात समझ गए कि नहीं? एक और पॉइंट इधर देखे, ये हमारे पास इस तरह है। क्लियर है? अब इसमें अगर हम ये क्लास 2, अब अगर इसको हमने 2 बनाने, 2 ये क्लास 2 है, तो ये क्या बन गया? H, ये हेल्पर सेल पे होता है। ये किस पे होता है? हेल्पर सेल पे होता है। बात समझ गए कि नहीं? इधर देखे, यहाँ पे इस 8 को 2 में डिवाइड करें प्लीज। इधर देखे, इस 8 को 2 में डिवाइड करें तो एक लाइन ड्रा करेंगे। जब ये लाइन ड्रा होगा, इसके एक साइड पे C बना के नहीं, और ये भी क्या है? C, और ये तो हर जगह पे C है, तो C पर साइटोटॉक्सिक। C किसके लिए है? साइटोटॉक्सिक। तो अगर इन सब C को हम रिमूव करें तो क्या रह जाएगा? तो वो 1, वो एमएचसी क्लास 1 रह जाता है। क्लियर है क्या नहीं? तो साइटोटॉक्सिक C सेल था, वो क्लास 1 है। लेकिन अगर उस C को हम मिलाए तो फिर इससे क्या बनता है? 8 बनता है, तो CD8 जो होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो क्या होता है? CD8 होता है। समझ गए कि नहीं? ये तरीका है क्लास 1 क्लास 2 को याद करने का, बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना? इस तरह आप लोग याद करेंगे, आई थिंक ये आप लोगों को बहुत लंग रन तक याद होगी। ठीक है ना? अब इसको रिमूव करें, ठीक है, और अपने हिसाब से ड्रा करते रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखे 8 ड्रा करना है, और यहाँ पे अब इधर देखे, ये भी अगर आप लोग को समझ में ना आए, मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। मैथमेटिक्स कहता है
कि MHC क्लास 1 के लिए रूल ऑफ 8 का होना जरूरी है। किस चीज का? रूल ऑफ 8। जिस तरह बर्न के अंदर रूल ऑफ 9 होता है, तो यहाँ पे रूल ऑफ 8। इधर देखें, इसका मतलब बात समझ, हेलो बात है नहीं, हाँ, रूल ऑफ 8 का मतलब कि दो रिसेप्टर MHC 1 है और तो दोनों का आंसर हमें क्या होना चाहिए? 8। रूल ऑफ 8 का मतलब दोनों का आंसर 8 होना चाहिए। एक MHC क्लास 1 है और एक MHC क्लास 2 है। इसको किससे जरब दे के 8 आ जाए? हाँ जी, 8 से। तो MHC क्लास 1 पे CD 8 होता है, तब 8 आएगा। और इसको किससे जरब दे के 8 आ जाए? 4, इससे MHC क्लास 2 के लिए CD 4 होता है। क्लियर है कि नहीं? तो रूल ऑफ 8 भी याद कर सकते हैं। तो रूल ऑफ 8 अगर आप लोगों को समझ में आ जाए कि 1 8s are 8, तो क्लास 1 इज फॉर CD 8, 2 4s are 8, तो क्लास 2 इज फॉर CD 4। इस तरह। और ये सबको पता है कि जो CD 8 है ये साइटोटॉक्सिक T सेल है, जो CD 4 है ये हेल्पर T सेल होता है। अब याद रहेगी क्या? नहीं। दिस इज द इजीएस्ट वे हाउ टू रिमेंबर क्लास 1 एंड ऑफ क्लास 2। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 44 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 8 88 नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर अपने लिए कुछ करते रहो, कुछ चीज बाहर ना निकल आए। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत आसान है। तो इसके दरमियान में लाइन ड्रा कर रहे हैं और इसको साथ में मिला रहे हैं। ठीक है, या ऐसा करें, देखें ये 4 है, इसको आप नीचे लेके आए, ये कौन सा लेटर बन गया? हाँ जी, H बन गया। अब इसका मतलब आपने यहाँ से जो ये नीचे लाए थे एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो इस एक्स्ट्रा के लिए हमने इसको निकालना है। तो ये क्लास क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। नीचे CD 4। क्लियर है कि नहीं? तो दिस इज द वे हाउ टू रिमेंबर इजीली। क्लियर है? इतना याद रखे। कल इंशाल्लाह फिर आगे B सेल T सेल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इम्यूनोलॉजी में 1-2 दिन का सिर्फ काम बात है। ठीक है, ओके। कल इंशाल्लाह क्लास 145 पे होगी। ठीक है।